हेलो फ्रेंड्स, आई एम इसरार अहमद। और आज हम बात करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और गवर्नर ऑफ द स्टेट जो भारत के राष्ट्रपति हैं और जो उनके उन्हीं की तरह जो हर एक स्टेट में जो आपके गवर्नर होते हैं उनके बारे में बात करेंगे कि वो कैसे इलेक्ट होते हैं, कैसे कैसे वो क्या उनकी पावर होती है, किस तरह से वो किस तरह के वो काम को करते हैं, क्या क्या उनकी सैलरी के बारे में बात करेंगे और किस तरह से वो किस तरह के लोग जो है उनको इलेक्ट करते हैं और उनकी पावर स्पेशली स्टेट में और सेंट्रल में कैसे होती है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है किसी भी क्लास के लिए। क्लास 6, 7 या एर्थ की बात कर लें सीबीएसई के, या 9th 10th की बात करते हैं, पॉलिटी एंड गवर्नेंस में ये सारे टॉपिक पढ़ाए जाते हैं। और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के रिलेवेंस से ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको और वीडियो दे सकें और आप इन सारे टॉपिक को जान सकें। तो अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो जिस तरह से मैंने पिछली वीडियो में फंडामेंटल राइट के बारे में बताया था, वो पार्ट 4 में आपका इंट्रोडक्शन है, कॉन्स्टिट्यूशन में इंट्रोड्यूस किया गया है पार्ट 4 में। उसी तरह प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पार्ट 5 में पार्ट 5 का जो चैप्टर फर्स्ट है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो पार्ट 5 है और चैप्टर फर्स्ट है उसमें उसमें आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में बताया गया है। तो स्पेशली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनल हेड होते हैं। नॉमिनल हेड मतलब क्या होता है? अब नॉमिनल हेड के बारे में बात करेंगे। जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट को नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट कहा जाता है। यानी जो प्रधानमंत्री है उसके पास फुल पावर होती है, प्रधानमंत्री देश को चलाने का काम करता है और प्रेसिडेंट सिर्फ नॉमिनेटेड होता है, नॉमिनेटेड हेड ऑफ द स्टेट होता है। एग्जीक्यूटिव हेड की बात करेंगे। एग्जीक्यूटिव हेड होता है, एग्जीक्यूटिव हेड मतलब जितने भी कानून बनाए जाएंगे, जो भी विधेयक पारित होंगे, वो एक बार वो राष्ट्रपति से होके गुजरते हैं और राष्ट्रपति उस पर बिना राष्ट्रपति के साइन के वो कभी भी पारित नहीं होता। अगर जैसे कोई भी आपको कोई भी कानून बनाना है या कोई भी नियम जो है वो अगर गवर्नमेंट लेके आना चाहती है तो सबसे पहले उसको पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जाता है। पार्लियामेंट में आपका इंट्रोड्यूस होगा वो, लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा, उसके बाद राज्यसभा में, फिर 2/3 उसमें 2/3 ऑफ द वोट पड़ेगा उसमें कि कितने लोग, 2/3 लोगों की सहमति होगी, तब जाके वो विधेयक डॉक्यूमेंट्री होके आपका प्रेसिडेंट के पास जाता है और प्रेसिडेंट जो है उसको, प्रेसिडेंट के साइन के बाद वो पूरा होता है, वो एक कानून बन जाता है। इसलिए इसको एग्जीक्यूटिव हेड भी कहा जाता है। फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत को इसको भारत का इनको भारत का पहला नागरिक कहा जाता है। इनको फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया का जो है वो अ, सबसे पहले इनको फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कहा जाता है। यानी अगर हम गिनती शुरू करते हैं कि भारत की जो है आपकी जनगणना करते हैं कि अगर पॉपुलेशन को अगर हम काउंट करें तो सबसे पहले जो है जो पहला नंबर होता है वो आपका प्रेसिडेंट का होता है। कमांडर इन चीफ ऑफ आर्म फोर्सेस, अब राष्ट्रपति क्या होता है? तीनों सेना का जो भी आर्म फोर्सेस है उनका सुप्रीम कमांडर होता है। आर्टिकल 52 में देयर शैल बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 53 प्रेसिडेंट कैन एक्सरसाइज हिज पावर डायरेक्टली बाय द सबऑर्डिनेट अथॉरिटी। आर्टिकल 74 देयर शैल बी काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर विद द प्राइम मिनिस्टर। अब at the head of the aid and advise the president who shall the exercise of the function act accordance with such advice। तो आर्टिकल 74 में जैसे कभी भी अगर ऐसा प्रधानमंत्री को लगता है, जैसे अभी देश में महामारी फैली हुई है और प्रेसिडेंट आपको कोई भी इमरजेंसी आ जाए देश में, जैसे अभी भी महामारी फैली हुई है, कोरोना वायरस का खतरा है, और जब ये खतरा ज़्यादा बढ़ेगा और प्राइम मिनिस्टर को ऐसा लगेगा कि अब हम इस देश को नहीं चला पाएंगे, जो हमारे काउंसिल मिनिस्टर हैं वो असहमत हैं, तब वो उनके एडवाइस पे जो है वो राष्ट्रपति क्या करते हैं, वो अपनी पावर को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो जैसे ही तो जब राष्ट्रपति की पावर लगती है तो आपका जो लोकसभा और राज्यसभा जो पार्लियामेंट्री पावर है वो अपने आप ख़त्म हो जाती है और पूरे देश में राष्ट्रपति पावर लग जाती है।
अब इलेक्शन कैसे होता है? आर्टिकल 54 में, द प्रेसिडेंट शैल बी इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ द इलेक्ट मेंबर ऑफ द बोथ हाउसेस पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट के जो बोथ हाउसेस, जो लोकसभा और राज्यसभा हैं, तो आप राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा मिलकर संसद का निर्माण करते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे कि जो जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वो डायरेक्टली, अगर हम बात करते हैं कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, तो वो जनता के द्वारा चुन के आते हैं। लेकिन राष्ट्रपति जो होते हैं और जो प्रेसिडेंट होता है, जो वाइस प्रेसिडेंट होता है, वो हमेशा आपका लोकसभा और राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं वो इलेक्ट करते हैं, तब वो जो है वो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति बनते हैं। द इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। तो आपका पार्लिया, अब इसमें दो तरह के वोट पड़ते हैं, दो तरह के लोग वोट देते हैं। जैसे पहले में आपका दिया हुआ है कि जो बोथ हाउसेस हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के जो बोथ हाउसेस हैं, लोकसभा और राज्यसभा, उनका वोट होता है। उसके बाद द इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जो लेजिस्लेटिव असेंबली है स्टेट की, वहाँ से भी इनको वोट दिया जाता है। तो इस तरह से वो राष्ट्रपति बनते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। Explanation: In the Article of 55, state includes the National Capital Territory of the Delhi and Union Territory of Pondicherry। अब कह रहा है कि मेथड क्या होता है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अगर हम कहें कि राष्ट्रपति का जो वोट देने का तरीका, हम डायरेक्ट, अगर किसी एमपी को इलेक्ट कराना होता है तो हम डायरेक्ट किसी एमपी को वोट देते हैं तो वो एमपी बन जाता है, या किसी एमएलए को हम वोट देते हैं तो एमएलए बन जाता है, वो सांसद या विधायक बन जाता है। लेकिन वो डायरेक्टली वोट है, डायरेक्ट हम वोट देते हैं। लेकिन जो इनका मेथड है, ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट है। तो इसमें वोट दिया जाता है, जैसे अगर 3 लोग राष्ट्रपति के नॉमिनेटेड हैं, तो हम ये यहाँ पे करेंगे कि हमने पहले को, हम यहाँ पे हम अल्टरनेट वोट देते हैं। जैसे एक वोट हमने दे दिया कि जो स्ट्रांग कैंडिडेट है ये होना चाहिए पहले नंबर पे, हमारा दूसरा वोट दूसरे नंबर पे जाएगा कि ये दूसरा आदमी वो किस नंबर पे होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो दूसरा होना चाहिए। तो हम जो जितने भी कैंडिडेट होते हैं उनको बाई नंबर वोट देते हैं। इसको हिंदी में एकल संक्रमणीय मतदान प्रणाली भी कहते हैं। डिस्प्यूट आर एडजस्टिकेट बाय द सुप्रीम कोर्ट। और ये जो इलेक्शन होता है ये सुप्रीम कोर्ट के जो है गाइडलाइन पे होता है। अब क्वालिफिकेशन की बात करेंगे। ही शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। अगर आपको राष्ट्रपति बनना है तो आपकी क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? जो राष्ट्रपति बनना चाहता है वो सबसे पहले भारत का नागरिक होना चाहिए। ही शुड बी एट लीस्ट 35 ईयर्स ऑफ द एज। उसकी एज जो है वो 35 ईयर्स होनी चाहिए। एलिजिबल टू द मेंबर ऑफ लोकसभा। एलिजिबल टू द मेंबर ऑफ लोकसभा, वो अब इसमें कह रहा है कि एलिजिबल टू बी द मेंबर ऑफ लोकसभा शुड नॉट होल्ड एनी गवर्नमेंट और पोस्ट। वो ऑफ प्रॉफिट, वो किसी भी गवर्नमेंट का कर्मचारी नहीं होना चाहिए, सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए। ओथ इज़ द एडमिनिस्ट्रेटिव चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। टेन्योर इनका जो होता है, अब ओथ मतलब शपथ जो होती है, जो अब प्रेसिडेंट जब इलेक्ट हो जाता है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बाद जो प्रेसिडेंट का जो पद होता है वो राष्ट्रपति, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के समक्ष जो है वो उसकी शपथ होती है। तो इस तरह से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होता है वो गवाह होता है उस प्रेसिडेंट का कि इनके सामने जो है वो शपथ दी गई है। जैसे जैसे आपको चीफ मिनिस्टर चुनना हो तो चीफ मिनिस्टर का जो इलेक्शन होता है, चीफ मिनिस्टर नॉमिनेटेड होने के बाद जो उनके आपका मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, अगर किसी स्टेट में कुछ यूनिकैमरल है, कुछ बाई कैमरल है। आप स्टेट की बात करते हैं तो जहाँ पे बाई कैमरल हैं, यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल,
ये दोनों इलेक्ट करने के बाद कि हमारा चीफ मिनिस्टर कौन होगा, तो उसकी जो शपथ होती है, जो ओथ होती है, वो गवर्नर ऑफ उस स्टेट के, जो उस स्टेट का गवर्नर होता है, उसके समक्ष होती है। उसी तरह जो प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है, वो प्रेसिडेंट जो ओथ लेता है, जो शपथ लेता है, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के समक्ष वो लेता है। टेन्योर की बात करते हैं तो टेन्योर इनका 5 ईयर का होता है, 5 साल के लिए ये इलेक्ट होते हैं। एंड देयर इज़ नो बार ऑन द नंबर ऑफ टाइम्स कैन बी री इलेक्टेड। टेंडर्स रजिस्ट्रेशन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, ये वाइस प्रेसिडेंट का रजिस्ट्रेशन करते हैं। सैलरी इनकी जो होती है वो 5 लाख पर मंथ होती है। इम्प्लीसमेंट की बात करते हैं तो आर्टिकल 61 इंट्रोड्यूस द इम्प्लीसमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट फॉर द वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब इनको कैसे हटाया जा सकता है? इनका अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन करते हैं, अगर कोई ऐसा काम करते हैं जिससे ये लगता है कि इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेंस किया है, तो इनको इम्प्लीसेंट किया जाता है। कैन बी इनिशिएटेड आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। रिजोल्यूशन शुड बी साइन बाय 1/4 टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। तो अगर इनको हटाना होगा, पार्लियामेंट को इनको हटाना होगा, तो वो 1/4 आपका टोटल नंबर ऑफ मेंबरशिप का वो वोट होगा। उससे क्या होगा, इनको वो सहमति होगी 1/4 की, जिससे इनको हटाया जा सकता है। 14 डेज एडवाइस नोटिस भी तो सर्व। जब ये 1/4 का आपका जो कंसिडरेशन हो जाएगा कि अब प्रेसिडेंट को यहाँ से हटाना चाहिए, तो आपका 14 डेज का एडवाइस नोटिस भी उनको भेजा जाएगा। रिजोल्यूशन मस्ट बी पास्ड बाय द 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउसेस इफ पास्ट प्रेसिडेंट स्टैंड इम्पीचमेंट। वैकेंसी की बात करते हैं तो वैकेंसी जो इनकी होती है वो आपका डेथ पे आ सकती है। जैसे अगर किसी प्रेसिडेंट की डेथ हो जाए तो नई वैकेंसी जो होती है वो उसके बाद रिजिग्नेशन, अगर कोई प्रेसिडेंट रिज़ाइन कर दे, तो अगर वाइस प्रेसिडेंट है, जैसे डेथ हो जाए, तो तब जाके इनकी जगह खाली होती है ड्यूरिंग 5 ईयर के बीच में। अगर रेजिग्नेशन कोई प्रेसिडेंट दे देता है तो इनकी जगह खाली होती है, या किसी प्रेसिडेंट का रिमूवल हो जाता है, वो उसको हटाया जाता है, तब जाके इनकी वैकेंसी खाली होती है। द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट कैन बी लेफ्ट वैकेंट एंड इफ एनी मेंबर्स ऑफ द प्रेसिडेंट इज अनेबल टू परफॉर्म द ड्यूटी देन द पोस्ट ऑक्युपाइड बाय द ऑर्डर। अब अगर इनकी जगह खाली हो जाती है और इलेक्शन के पहले ये बात होती है कि इनका पद कौन संभालेगा, तो सबसे पहले अगर वाइस प्रेसिडेंट है तो वाइस प्रेसिडेंट इनका पद ग्रहण कर सकता है, इनके पद को चला सकता है। अगर वो नहीं है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चला सकता है। अगर वो भी नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जो होगा, वो प्रेसिडेंट की जो इमरजेंसी, जैसे अब इलेक्शन 6 महीने बाद होने हैं, तो तब तक प्रेसिडेंट के पद पे कौन रहेगा, तो वो ये सारे जो पद हैं, वाइस प्रेसिडेंट है, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट है, ये सारे लोग इनका जो पद है वो संभाल सकते हैं। गवर्नर ऑफ स्टेट की बात करते हैं तो जिस तरह राष्ट्रपति होते हैं आपका सेंट्रल लेवल पे, जैसे राष्ट्रपति जो होता है वो पूरे कहते हैं कि नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट, तो उसी तरह क्या होते हैं, हर स्टेट में एक गवर्नर होते हैं जो एक प्रेसिडेंट का ही प्रारूप होते हैं। जैसे प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट क्या होता है, वो पूरे इंडिया में जाना जाता है, इंडिया की गवर्नमेंट को वहाँ से वो एग्जीक्यूट करता है। लेकिन गवर्नर जो होता है वो जिस स्टेट में जो गवर्नर होता है उस स्टेट को एग्जीक्यूट करता है। तो गवर्नर भी उसी तरह प्रेसिडेंट के सेम एज नॉमिनल हेड होता है, एग्जीक्यूटिव हेड कहते हैं इसे। तो नॉमिनल हेड क्या होगा, उस स्टेट का नॉमिनल हेड होगा। एग्जीक्यूटिव हेड क्या होगा कि जो उस स्टेट में मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो कोई भी कानून बनेगा, जैसे कोई स्टेट अगर कोई कानून बनाती है, तो वो कानून बनने के बाद 2/3 आपका वोट होने के बाद, वो आपका जो सहमति जताने के बाद वो जाएगा गवर्नर के पास, और गवर्नर के साइन के बाद ही क्या होता है, वो आपका वो कानून बन जाता है उस स्टेट के लिए। आर्टिकल 153, देयर शैल बी गवर्नर फॉर एवरी स्टेट 7। अब आर्टिकल 153 क्या कह रहा है कि हर स्टेट में क्या होता है, एक गवर्नर होता है। कहीं कहीं ऐसा है जो यूनियन टेरिटरीज वगैरह हैं, जो जनसंख्या के मामले में बहुत छोटे हैं, वहाँ पे क्या होता है,
वहाँ पे जो गवर्नर होते हैं वो दो स्टेट को एक ही गवर्नर चलाता है, लेकिन जनरली जो होता है वो हर एक स्टेट में जो है एक गवर्नर होता है, जो जिसका जो इंट्रोडक्शन है वो आर्टिकल 153 में दिया हुआ है। सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956, द सेम पर्सन कैन एक्ट द गवर्नर ऑफ 2 or more स्टेट। जैसे मैंने अभी बताया कि जो सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है 1956, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि एक गवर्नर 2 स्टेट को चला सकता है। इफ़ ही इज़ एक्टिंग एज द गवर्नर ऑफ 2 or more स्टेट, सैलरी टू बी डिवाइडेड अमॉन्ग द स्टेट इन सच मैनर एज प्रेसिडेंट मेनी डिसाइडेड। तो अगर वो अब बात होगी कि इनकी जो सैलरी होती है, तो अगर वो 2 स्टेट का गवर्नर है तो उनकी सैलरी कैसे होगी? तो उनकी सैलरी एक ही रहेगी, लेकिन वो हर एक स्टेट से क्या हो जाएगी, वो डिवाइड हो जाएगी। इतनी सैलरी इस स्टेट से और इतनी सैलरी इस स्टेट से प्रेसिडेंट के द्वारा वो डिसाइड होता है। ऐसा नहीं है कि अगर एक गवर्नर जो है वो 2 स्टेट में गवर्नर है, तो उसकी सैलरी जो होगी वो, अगर उसकी सैलरी 5 लाख रुपए पर मंथ है, तो उनकी सैलरी जो है वो 10 लाख रुपए पर मंथ हो जाएगी। ऐसा नहीं है। अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर, ये हमेशा प्रेसिडेंट से जो है अपॉइंट किए जाते हैं, ठीक है, और प्रेसिडेंट से ही ये क्या किए जाते हैं, हटाए जाते हैं। क्वालिफिकेशन, ही शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, ये भी अगर गवर्नर बनना है तो इनकी भी जो है वो सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, भारत के नागरिक होने चाहिए। ही शुड बी लीस्ट 35 ईयर्स ऑफ द एज, ये 35 साल से कम नहीं होने चाहिए। शुड नॉट बी द मेंबर ऑफ आइदर हाउसेस पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, किसी भी पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेटिव में आपका कह सकते हैं, एक तरह से अगर आसान भाषा में समझे तो आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं होना चाहिए, एमपी नहीं होना चाहिए, एमएलए नहीं होना चाहिए। अब उसके बाद शुड नॉट बी द एनी गवर्नमेंट ऑफिस, और ये भी कोई सरकारी कर्मचारी नहीं होने चाहिए, जैसे आईएएस पीसीएस वगैरह, या किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब नहीं करते होने चाहिए। अगर इनको गवर्नर बनना है और ये किसी गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो उनको या तो वहाँ से रिटायरमेंट ही लेना पड़ेगा, या तो वो जॉब छोड़नी पड़ेगी। अब इनकी शपथ कौन दिलाता है? जैसे सेंट्रल की बात करते हैं तो वहाँ सुप्रीम कोर्ट इज़ द हेड होता है, लेकिन अगर स्टेट की बात करते हैं तो ओथ इज़ एडमिनिस्ट्रेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट ऑफ द हाई कोर्ट। तो उस स्टेट में जो हाई कोर्ट होता है, उनके सामने जो है ये अपनी ओथ लेते हैं, अपनी शपथ लेते हैं। इनका टेन्योर भी 5 ईयर्स का होता है। देयर इज़ नो बार ऑन द नंबर ऑफ टाइम्स कैन बी री इलेक्टेड। टेंडर्स जो होता है इनका रजिस्ट्रेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, ये प्रेसिडेंट के द्वारा ये रजिस्ट्रेट किए जाते हैं। सैलरी जो इनकी होती है वो 3,50,000 पर मंथ होती है। लेजिस्लेटिव पावर की लेजिस्लेटिव पावर के बारे में देखते हैं। आपका समन और प्रोग्यूर द सेशन ऑफ द पार्लियामेंट एंड डिसॉल्व टू द लोकसभा, इनके पास पावर होती है। जैसे प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि वो लोकसभा की जो असेंबली है, जो संसद है, उसको चालू करने की नोटिस भी यही देते हैं, और उनको ख़त्म करने की भी नोटिस, जो उसकी शुरुआत करने की जो नोटिस होती है वो गवर्नर से मिलती है, या स्टेट में गवर्नर से मिलती है अगर स्टेट लेजिस्लेशन को चालू करना है, या सेंट्रल लेजिस्लेशन को चालू करना है तो वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की जो है रिक्वायरमेंट होती है। एड्रेस द पार्लियामेंट, summon the joint sitting to the provision of the state, power of the disqualify the member of the parliament, nominate 12 members to the राज्य सभा, ये इनके पास पावर होती है कि ये 12 मेंबर को राज्यसभा में नॉमिनेट कर सकें। नॉमिनेट 1/6 मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में 1/6 मेंबर को ये नॉमिनेट कर सकते हैं। उसके बाद प्रियर रिकमेंडेशन ऑफ द परमिशन नीडेड फॉर इंट्रोडक्शन बिल कैन बी प्रमुलेट ऑर्डिनेंस आर्टिकल 123। एग्जीक्यूटिव पावर क्या होती है? ऑल एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन आर विजिटेड इन हिम अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर। इनकी जो पावर होती है, तो ये आपका प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं। जैसे अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का ड्यू टू एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, all executive power of the union are vested him appointed by the prime minister and other ministers। जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन होता है, जो सांसद चुने जाते हैं, जितने भी मेंबर होते हैं लोकसभा या राज्यसभा में, वो हमेशा आपका राष्ट्रपति के सामने जो है वो शपथ लेते हैं। अपॉइंट ऑफ द अटॉर्नी जनरल ऑफ द इंडिया, ये अटॉर्नी जनरल ऑफ द इंडिया को जो है वो अपॉइंट करते हैं।
कंप्ट्रोलर एंड एडिटर जनरल ऑफ इंडिया को ये अपॉइंट करते हैं। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है आपका इंडिया का, उनको भी राष्ट्रपति ही अपॉइंट करते हैं। एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स, द चेयरमैन ऑफ द मेंबर ऑफ यूपीएससी, जो मेंबर ऑफ यूपीएससी के, जो यूपीएससी के जितने भी मेंबर होते हैं, जो चेयरमैन होता है उसको भी राष्ट्रपति अपॉइंट करता है। द गवर्नर्स ऑफ द स्टेट, जो स्टेट गवर्नर होते हैं उनको भी जो है वो राष्ट्रपति अपॉइंट करता है। द चेयरमैन एंड द मेंबर ऑफ द फाइनेंस कमीशंस, जो फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन होते हैं उनको भी राष्ट्रपति जो है वो अपॉइंट करता है। लुक आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द यूनियन टेरिटरीज। फाइनेंशियल पावर, मेनी बिल कैन बी, अब इनकी फाइनेंशियल पावर क्या होती है, जो भी बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है पार्लियामेंट में तो वो प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के बाद, मैंने पहले भी बताया था कि जो भी बिल आपका पास किया जाएगा वो जब प्रेसिडेंट, जब दोनों सदनों में, आपका लोकसभा में और राज्यसभा में वो पारित हो जाता है तो वो प्रेसिडेंट के पास जाता है और प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन पे ही वो बिल जो है वो देश में इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो यहाँ पे बहुत साफ लिखा हुआ है कि मेनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस ऑफ द पार्लियामेंट ओनली द प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन can make advice out of the contingency fund of the India, constitute the finance commission after the every 5 year। डिप्लोमेटिक पावर क्या होती है, इंटरनल ट्रेटीज एंड एग्रीमेंट आर साइन ऑन दिस बिहाफ, जितने भी इंटरनेशनल ट्रेटीज होती हैं, एग्रीमेंट होते हैं, वो सब राष्ट्रपति के बिहाफ पर ही साइन होते हैं। रिप्रेजेंट्स इंडिया एंड इंटरनेशनल फॉर्म ऑफ द अफेयर्स, जो इंटरनेशनल अफेयर हैं उसको भी राष्ट्रपति ही देखता है। सेंड द रिसीव डिप्लोमेट्स लाइक एडमिनिस्ट्रेटर हाई कमीशन, जो भी हाई कमीशन, जो भी दूसरे देश से, जो बाहर कंट्री से लोग आते हैं घूमने के लिए या वो चेक करने के लिए आते हैं पॉलिसी के लिए, या कोई भी ट्रीटी साइन होती है, जैसे आपने देखा कि अभी ट्रम्प आए थे, डोनाल्ड ट्रम्प को आपका राष्ट्रपति ने जो है वो रिसीव किया था। तो इस तरह के डिप्लोमेट जो भी होते हैं उनको जो है वो प्रेसिडेंट जो है रिसीव करता है। मिलिट्री पावर क्या होती है, सुप्रीम कमांडर, ये सुप्रीम कमांडर होते हैं, जैसे पहले ही बताया, सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्स ऑफ इंडिया, ये इंडिया की जितनी भी आर्म फोर्सेस हैं उनके सुप्रीम कमांडर होते हैं। कैन डिक्लेयर वॉर एंड कंक्लूड पीस, ये वॉर डिक्लेयर कर सकते हैं और पीस भी डिक्लेयर कर सकते हैं। अपॉइंट द चीफ ऑफ आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स स्टाफ, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होते हैं, चीफ ऑफ नेवी स्टाफ होते हैं या चीफ ऑफ एयर स्टाफ होते हैं, इनको प्रेसिडेंट ही नॉमिनेट करता है, इनको अपॉइंट करता है। इमरजेंसी पावर, नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 में, अगर नेशनल इमरजेंसी लगी हो आर्टिकल 352 में, स्टेट इमरजेंसी आर्टिकल 356, फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360। तो ये जो इंट्रोडक्शन है इमरजेंसीज़ का, तो जैसे युद्ध हो रहा हो या बहुत बड़ी महामारी फैली हो, चाहे वो देश में हो चाहे वो स्टेट में हो, तो इस तरह से क्या होता है, वो राष्ट्रपति क्या होता है अपनी, वो उनको, इसमें क्या होती है, प्रेसिडेंट को पावर होती है। जजिकल पावर क्या होती है, अपॉइंट चीफ जस्टिस एंड अदर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। प्रेसिडेंट क्या करता है, आपका चीफ जस्टिस को और जितने भी हाई कोर्ट हैं स्टेट में, उनके जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनको आपका राष्ट्रपति क्या करता है, आपको अपॉइंट करता है। पर्डनिंग पावर, इनको क्षमा करने की जो है पावर है, वो आर्टिकल 72 में इसका इंट्रोडक्शन है। पर्डन, अब वो क्षमा कैसे कैसे कर सकते हैं, पर्डन रिमूव बोथ सेंटेंस एंड कन्विक्शन, कम्यूटेशन में सब्स्टिट्यूशन बाय द लाइटर पनिशमेंट, आप उसको किसी को ज़्यादा सज़ा मिली हो और वो सज़ा जैसे किसी को उम्र कैद मिली हो, तो राष्ट्रपति क्या करते हैं, उनकी सज़ा को कम कर सकते हैं। उसके बाद आपका रिमिशन में रिड्यूस द पीरियड ऑफ द सेंटेंस, उसके बाद रिस्पाइट में लाइटर पनिशमेंट ड्यू टू द स्पेशल सरकमस्टेंस, अगर किसी को फांसी की सज़ा दी गई हो या अगर वो किसी को फांसी की सज़ा दी गई हो, और अब फांसी की सज़ा तो सजाए मौत होती है, तो अगर वो राष्ट्रपति को पावर होती है कि उसकी सज़ा को वो 10 साल में बदल दे या 50 साल में बदल दे, तो इस तरह से आपको राष्ट्रपति की पावर होती है। तो हमने बहुत ही छोटे क्लासेस में पढ़ा था, जब जैसे हमने पढ़ा था एक सेंटेंस में कि अगर किसी को भी फांसी की सज़ा सुनाई जा रही हो तो राष्ट्रपति उसे माफ़ कर सकता है। उसके बाद तो इस तरह के आपका जो है, जो आपके
हमने आज बात की जो है प्रेसिडेंट के बारे में, गवर्नर के बारे में, गवर्नर की पावर क्या होती है और प्रेसिडेंट की पावर क्या होती है। प्रेसिडेंट और गवर्नर की पावर में बस सेम चीज़ें होती हैं कि प्रेसिडेंट जो होता है वो स्टेट आपका आपका सेंट्रल में काम करता है, और जो प्रेसिडेंट होता है उसी की पावर जो है वो गवर्नर हर स्टेट में जो है इंट्रोड्यूस करता है। तो आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जितने भी आपके स्टूडेंट्स हैं, जो आपके घर पे आपके छोटे बच्चे हैं और जो बड़े बच्चे हैं, जो स्पेशली क्लास 6, 7th, 8th, 9th, 10th में पढ़ते हैं, उनको ये वीडियो ज़रूर दिखाएं। और घर में रहें। देश में जो है इमरजेंसी का माहौल है, ढेर सारी आपका जो है ढेर सारी त्रासदियाँ हो रही हैं आपका कोरोना वायरस की वजह से। तो आप घर में रहें और सेफ रहें, घर में पढ़ते रहें। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो के साथ। जय हिंद।